नमस्कार रागिनी, क्या आप मुझे देख सक रही हैं? रागिनी सिन्हा के अनुरोध पे या उनके निमंत्रण पे आज मैं आप सबके सम्मुख उत्सुक हूँ यहाँ पर बातें अपनी बताने के लिए। हमारी रचनाओं का आकाश, सचमुच ये हमारी रचनाओं का आकाश नाम इतना अच्छा रखा है आप लोगों ने इस ग्रुप में, इस फेसबुक ने सच में हमें एक आकाश दे दिया है हमसे आपसे बात करने के लिए। मैंने कई स्त्रियों से, लेखिकाओं से, ख़ासतौर पे स्त्री लेखिकाओं से बात करी, भी रागिनी से भी बात हो रही थी कि न जाने कितने सालों से हम ये सब कुछ अपने अंदर दबाए बैठे थे, कोई मंच नहीं था अभिव्यक्ति का। और पुरुषों में भी जो जिनके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां थी, जो पूरा समय साहित्य को नहीं दे सक रहे थे, उनके लिए पढ़ने, लिखने, सुनने का बहुत खूबसूरत सा एक मंच हमें मुहैया कराया इस फेसबुक ने। कभी लिखा था, जिंदगी बड़ी अजीब शय है। धन्यवाद रागिनी। मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। ज़िंदगी बड़ी अजीब शय है और उससे अजीब है फेसबुक। पर क्या ये फेसबुक ज़िंदगी नहीं है? क्या ये सचमुच उतनी ही वर्चुअल है जितना हम कभी कभार रोश में आकर डिक्लेयर कर देते हैं? फेसबुक पर एक तरफ तो अफवाहों का हाट लगा होता है, पर दूसरी तरफ शुद्ध भावनाओं की सरिता भी बह रही होती है। कच्चे दूध सी कविताओं का नई नवेली दुल्हन सा उचक कर देखना, वहीं परिपक्वता के अहम में चूर साहित्य की तरेड़ती दम्भी दीठ, और कभी कविता के चरम सत्य तक पहुंची सिद्ध लेखनियों की जग के प्रति वात्सल्य दृष्टि। यहाँ पर हम बड़े बड़े साहित्यकारों से भी मिलते हैं और नई नवेली कलमों से भी मिलते हैं। बहुत खूबसूरत ये अनुभव मेरे लिए तो रहा, पर इस अनुभव के साथ में केवल साहित्य ही नहीं, मित्रता भी मिली इस फेसबुक में। एक सच और झूठ के क्षितिज पर जो उगता चांद है या डूबता सूर्य है, वैसी है ये फेसबुक की मित्रता, संभव असंभव के तार पर करतब से दिखाती हुई। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है इस फेसबुक की आकाश पर, जो रचनाओं का आकाश भी है, इस पे एक और बड़ी खूबसूरत सी या अजीब सी चीज़ होती है फेक आईडी। फेक आईडी के अवगुंठन में कई बारी बड़ी दबी हुई प्रतिभाएं भी होती हैं, जो घर वालों के मजबूरी में या किसी भी वजह से, शर्म से अपने अंदर वो भावनाएं, विचार लिए बैठी होती हैं। वो रोटी चिमटा और ऑफिस के फाइलों के शास्त्र के आगे अब कुछ लिख पढ़ सकने लगी। पर यह फेक आईडी मात्र घर वालों के दबाव में पहचान उजागर न कर सकने वालों के लिए ही नहीं है। इसका सदुपयोग किसी को परेशान करने के लिए या सिर्फ छिप छिप के निहारने के लिए भी खूब किया जाता है। कभी छिप कर ही सही, अपनी उबाऊ मोनोटोनस जिंदगी में कुछ किक पाने का उपाय भी होती है ये फेक आईडी, स्त्रियों और पुरुषों दोनों के लिए। प्रेमियों के लिए भी बड़ा कारगर तरीका साबित हुई है, और ये दुनिया के प्राचीनतम व्यवसायियों के लिए भी बड़ा उपयोगी सिद्ध हुआ है फेक आईडी। नमस्ते शांता, बहुत अच्छा लग रहा है तुम मुझे सुन रही हो। अच्छा, तो मैं कह रही थी कि फेसबुक की बात हो रही थी। मासूम निर्दोष आक्रोश को भी यही जगह मिली है, और हर राजनीतिक पार्टी द्वारा स्पॉन्सर्ड बनावटी प्लास्टिक के फूलों जैसा नारानुमा साहित्य भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। मैंने कविता समझना कभी सीखा नहीं, कविता लिखना भी नहीं सीखा, समझना भी नहीं सीखा, शायद बहुत ज़्यादा पढ़ा भी नहीं है। एक उम्र भर मेडिसिन पढ़ने के दौरान मौका ही कम मिला। पर क्या सचमुच ज़रूरी होता है? क्या ज़रूरी होता है किसी कविता को समझने के पहले कविता समझने की तमीज़ सीखना, उसका व्याकरण सीखना, उसकी भाषा सीखना? या कुछ ऐसा भी होता है जो
रगों में बैठा होता है, लहू में बह रहा होता है, न जाने कब से साथ में जाग सो रहा होता है, जिसके होने से कविता होती है, जिसके होने से कविता महसूस की जाती है। कवि यदि आत्मा से कवि है तो वो आपकी या समाज की किसी दुश्चिंता का कारण कभी नहीं बन सकता। वो कभी इतना निर्मम नहीं हो सकता कि जो एक मारे उसके तुम 100 मारो की तरह के नारे लगाने वाले को सपोर्ट करे। सुबह की ओस की तरह, शाम की ढलती धूप पर मुस्कुराते मेघ जैसी, किसी प्रेमी के होठों पर लगी बांसुरी की धुन सी, किसी मजदूरिन की कार्यस्थल पर ही प्रसव पीड़ा सी, किसी गृहस्थन की शाम के खाने की चिंता सी, अगर कविता नहीं है तो फिर वो कविता नहीं है। आभार है कि इसने एक सशक्त मंच दिया हमें कि नवोदित साहित्यकार भी किसी भी तरह के दबाव में आए बिना अपनी बात कह सकते हैं, पहुंच सकते हैं अपनी सी सोच रखने वालों तक। विचारों के आदान प्रदान का ये एक सहज सुलभ साधन है और साहित्य तक आसानी से पहुंचने का भी साधन है। धन्यवाद जोकरबर्ग, और आज धन्यवाद रागिनी सिन्हा। एक और चीज़ मैं सुनाना चाहूँगी, अगर रागिनी ने मुझे परमिशन पहले ही दे ली है कि आप अगर थोड़ा और समय भी लेना चाहें तो ले सकती हैं, तो मैं और भी। रश्मि जी नमस्ते। तो रश्मि जी, मैं एक और कविता भी सुनाना चाह रही हूँ। गया है सावन का बड़ा मायके से, माँ की याद से और स्त्री से, और हाँ एक और जगह से संबंध बहुत खूबसूरत सावन का लोक संगीत से, गीतों से। तो इसी कुछ विचार पे मेरी ये कविता है। अम्मा तुम सावन में गीत गाती, अम्मा तुम सावन में गीत गाती। अब मैं गा नहीं सकती हूँ इसलिए मैं गीत को भी पढ़ के ही बोलूँगी। अम्मा तुम सावन में गीत गाती, नन्ही नन्ही बूंदिया रे, झूलों का मेरा झूलना। ये मेरी माँ बहुत गाया करती थी ये गीत, वो मुझे दिमाग में मेमोरी में कहीं अटका हुआ है ये गीत। अम्मा तुम सावन में गीत गाती, नन्ही नन्ही बूंदिया रे, झूलों का मेरा झूलना। सावन अक्सर तब आता जब तुम्हें कुछ काम रहता, सावन अक्सर तब आता जब तुम्हें कुछ काम रहता। तुम सुबह से उठ रात की भीगी दुछत्तियाँ बुहारती, तुम सुबह से उठ रात की भीगी दुछत्तियाँ बुहारती। रिमझिम से बचते बचाते पकड़ा जाती हमारे हाथों में धूप भरी गिलसियाँ। रिमझिम से बचते बचाते पकड़ा जाती हमारे हाथों में धूप भरी गिलसियाँ। भीगने के सारे मौके गंवा देती तुम रसोई संग लाने में। बारिश लौट लौट जाती तुम्हारे मन की चौखट से। भीगने के सारे मौके गंवा देती तुम रसोई संग लाने में। बारिश लौट लौट जाती तुम्हारे मन की चौखट से, नाराज मुंह सुजाए बात पलटने के उसके तुम गुनगुनाती। छोटी बड़ी सुइयाँ रे, जाली का मेरा काढ़ना, छोटी बड़ी सुइयाँ रे, जाली का मेरा काढ़ना। और सावन गली से गुजरता मुस्कुराता, घर की दीवारों को तुम भरा प्यार से देखती, घर की दीवारों को तुम भरा प्यार से देखती और उनमें नन्ही नन्ही खिड़कियाँ उगाती। घर की दीवारों को तुम भरा प्यार से देखती और उनमें नन्ही नन्ही खिड़कियाँ उगाती। पल्ले तुम्हारी पलकों से झपकते, आड़े तिरछे सरिये तुम्हारी टूटी चूड़ियों से क्लीडोस्कोप सजाते सावन का। पल्ले तुम्हारी पलकों से झपकते, आड़े तिरछे सरिये तुम्हारी टूटी चूड़ियों से क्लीडोस्कोप सजाते सावन का। सावन में तुम व्रत रखती, सावन में तुम व्रत रखती और शादी के पहले रखे सोमवार याद करती। सावन में तुम व्रत रखती
नाग पंचमी पर मुझे चुपके से बताती। सावन में तुम व्रत रखती, नाग पंचमी पर मुझे चुपके से बताती। आज गुड़िया भी है गुड़िया, आज गुड़िया भी है गुड़िया। पुरानी चिंदियों की बनी रंग बिरंगी गुड़िया सुबह पूजती, शाम विसर्जित कर दी जाती। पुरानी चिंदियों की बनी रंग बिरंगी गुड़िया सुबह पूजती, शाम विसर्जित कर दी जाती। तुम मुझे समझाती, बेटा ऐसा ही होता है, गुड़ियाँ विसर्जित करने के लिए ही जाती हैं। एक दिन तुम भी इसी तरह अपने ससुराल चली जाओगी। छोटी बड़ी सखियाँ रे गुड़ियों से मेरा खेलना, छोटी बड़ी सखियाँ रे गुड़ियों से मेरा खेलना। तुम तीज का व्रत रखती और शादी के पहले रखे सोमवार याद करती। माँ, तुमने कभी तीज पर शिव से पूछा उन सारे गेंदे के फूलों, प्रसाद और सपनों का हिसाब? माँ, तुमने कभी तीज पर शिव से पूछा उन सारे गेंदे के फूलों, प्रसाद और सपनों का हिसाब? याद में तुम मंदिर की घंटी सी हो जाती, खनकती बजती रहती। तुम पूजा में प्रसाद सी हो जाती, बटती रहती। पीला पीला गेंदवा रे माला का मेरा गूंथना, हरी हरी मेहंदी का मेरा माड़ना, नन्ही नन्ही बूंदिया रे झूलों का मेरा झूलना। अम्मा, तुम सावन गाती, तुलसी के मंडवे पर मामा का मंगल गाती, राखी पर भैया का सगुन गाती, तीजा पर भूखे पेट शिव बंदन गाती। अम्मा, तुम प्रेम गीत कभी न गाती। अम्मा, तुम प्रेम गीत कभी न गाती। हरी हरी चूड़ियाँ रे मेहंदी का मेरा मारना। नमस्कार, आज बस यहीं तक होते हैं आप सबसे। धन्यवाद। शांता सच कहा, माएँ सब एक सी होती हैं। धन्यवाद रेनू सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया। शालिनी हेलो, आप देख रही हैं। नमस्कार रागिनी, अब मैं समाप्त करती हूँ अपनी बात।